नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले 2 क्लास में आप लोगों को जेपीएससी मेंस से रिलेटेड इतिहास के आधुनिक भारत के सेक्शन को शुरू किया था, जिसमें पहला टॉपिक था भारत में यूरोपीय देशों का आगमन तथा उनका प्रसार विस्तार एवं उसके प्रभाव, और साथ में ही उनके पतन के कारण को पढ़े जा रहे थे। अभी तक मैंने 2 यूरोपीय देशों के बारे में बताया है, पुर्तगाली और डच लोगों के बारे में। क्लास थर्ड में हम लोग उसके आगे का पोर्शन देखेंगे कि और कौन से देश लगातार आते चले गए और हमारे देश में व्यापारिक कोठियाँ खोलने की कोशिश करी। दूसरा क्लास में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी बताया था। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन पूछने के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नोट्स को बनाया था, और आगे भी हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग अलग देशों के साथ भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा और आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करने में भी काफ़ी मदद होगा। वैसे तो आपको मेरा पीडीएफ स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल में, या फिर आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे इसका, तो वहाँ पर आपको मेरा पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अभी टाइम है दोस्तों। इलेक्शंस ख़त्म होंगे, उसके बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे मेंस का। तो आप अपना तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और रेगुलर रहिए, मैं भी रेगुलर रहूँगा और आप सभी को एक बेहतरीन नोट्स बना के दूँगा। चलिए, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं, वो पुर्तगाल देश से रिलेटेड थे। फिर हमने देखा कि 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और फिर वो हमारे देश में आते हैं। फिर हमने देखा कि 1602 ईस्वी में जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वो लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चौथा जो है वो कौन है? चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब डेनमार्क। आज का डेनमार्क जो है दोस्तों, उसे हम लोगों ने डेनिश लिखा है और डेनिश उन्हीं लोगों को कहा जाता है। ठीक है, तो 1616 में इस कंपनी की स्थापना होती है, 1616 में। और ये हमारे देश में सबसे पहले जो है वो आपको व्यापारिक कोठी जो खोलता है वो कहाँ खोलता है दोस्तों? त्रावणकोर में खोलता है। और ये किस राज्य में है? ये केरल राज्य में है दोस्तों। ये किस राज्य में है? ये केरल राज्य में है। बेसिकली क्या है, हमारे पश्चिमी तट में जो सबसे सामने आपको दिखेगा वो केरल राज्य ही दिखेगा। और जब भी जितने भी सारे व्यापारी आते थे आप देखेंगे कि यूरोपीय देशों से जब भी आते थे उनको जो सबसे सामने तट मिलता था वो केरल का तट मिलता था। इसीलिए इसी क्षेत्र में सभी लोग पहले आए और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापारिक कोठियाँ खोलने का कोशिश किए। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट आप हम देखेंगे कि इन्होंने दूसरा जो या फिर आगे जो व्यापारिक कोठी खोलने की कोशिश करी वो तंजौर आपको पता है कहाँ पर है ना? ये दक्षिण भारत में ही है ना? ये तंजौर जो है आपको बहुत ज़्यादा नाम मिलेगा। किसमें मिलेगा? एक साम्राज्य है, आप याद कीजिए, दक्षिण भारत का साम्राज्य है वहाँ पर सब। तो ये 1620 ईस्वी में वहाँ पर भी व्यापारिक कोठी अपना खोला। फिर बंगाल में श्रीरामपुर में 1676 में अपना व्यापारिक कोठी खोलता है दोस्तों। देखिए, कोई भी देश जो है बंगाल तो जाएगा ही, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है और उसका जो व्यापारिक केंद्र है और व्यापार से रिलेटेड जो भी विधियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा समृद्ध है, तो बंगाल तो जाना ही है। आपको पता है मध्य भारत में सबसे ज़्यादा विकसित जो क्षेत्र था वो बंगाल ही था, क्योंकि वहाँ पर खेती भी बहुत अच्छा होता था। ठीक है, फिर डेनिस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। यही 3 पॉइंट जो है अगर हम याद रखेंगे तो इसके बारे में हम आराम से लिख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर अंत में क्या होता है कि डेनमार्क जो है अपना व्यापार को विस्तार नहीं दे पाता है, अपना जो है व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे बना नहीं पाता है। साथ में अंग्रेज़ों के साथ हो गया, डचों के साथ हो गया, इनकी जो लड़ाइयाँ होती है उसमें वो हार जाते हैं। तो फाइनली वो क्या करते हैं, 1745 ईस्वी में, 1745 में सारी कोठियाँ जो है ना अंग्रेज़ों को बेचकर चले जाते हैं।
ठीक है। तो इसकी कहानी इसी तरीके से बहुत सामान्य तरीके से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आगे और चलते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये आपको ज़्यादा मार्क्स और देगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी अब आती है दोस्तों, जिस जिस जिसके साथ जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी लंबा समय तक लड़ाइयाँ लड़ी, है ना, वो थे फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो होती है 1664 में। कब होती है दोस्तों? 1664 में। देखिए 1664 में इस कंपनी की स्थापना हो जाती है, और इस कंपनी की स्थापना करने में वहाँ के प्रशासक जो थे, वहाँ के जो राजा थे, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और आपको पता है कि फ्रांस में जो है लुई साम्राज्य चलता था, जिसमें लुई 14 कौन है दोस्तों? लुई 14 जो थे, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना करने में मदद की थी, और उसका सारा जो खर्चा था वो लुई 14 ने ही दिया था। और इन्होंने कहा था कि आपको पूरब देशों के साथ पूरा व्यापार करना है और आपको एक अधिकार उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में निकल गए और वहाँ से भारत पहुँचे। भारत में उस समय आप याद कीजिए, ने राज किया शाहजहाँ के बाद, फिर किसने राज किया? ये थे औरंगजेब, है ना। औरंगजेब जो है वो काफ़ी लंबा पीरियड तक राज करते हैं, और आपको पता है इसका जो कार्यकाल था वो, औरंगजेब का कार्यकाल जो है 1707 तक चलता है ना, 17 बहुत लंबा पीरियड तक ये भी राज करते हैं, ठीक है। तो इस समय यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेंच कंपनी ने आराम से औरंगजेब से, है ना, सूरत में, कहाँ पर दोस्तों? सूरत में अपने व्यापारिक कोठी खोलने के लिए 1666 में फरमान जारी करवा लेता है, ठीक है। फिर ये दोस्तों देखिए, ये 1668 में जो है ना, एक्चुअल में सूरत में कोठी खोल पाया 1668 में। 1666 में वो औरंगजेब के पास पहुंचे थे। तो इसकी पहली व्यापारी कोठी कहाँ है दोस्तों? सूरत में है, ठीक है। देखिए ये पहला व्यापारी कोठी, ये जो मैंने बार बार बताया ना, ये क्यों बताया हूँ? क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है जेपीएससी मेंस में जो है 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, और अगर आप देखें जेपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स में, तो सीडीपीओ का भी एग्जाम होने वाला है, और उसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शंस जो रहेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन देखे जा सकते हैं बहुत क्लियर वे में, ठीक है। तो फिर दूसरी इन्होंने, फ्रांसीसियों ने दूसरी अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि अपना ट्रेडिंग सेंटर जो खोला, वो कहाँ खोला दोस्तों? तो मछलीपट्टनम में खोला। तो देखिए उस टाइम जो है ना, ये सब जो बार बार आप नाम सुन रहे हैं, सूरत सुन रहे हैं आप, केरल राज्य में जो है काफ़ी सारे बंदरगाहों का नाम सुन रहे हैं, उसके बाद आप तमिलनाडु चले जाइए, फिर आप पुदुचेरी चले जाइए, आज का पुदुचेरी, पहले का पांडिचेरी, ठीक है, फिर आप मछलीपट्टनम चले जाइए। तो ये सब इलाका जो है ना, काफ़ी उस टाइम व्यापार जो होता था इन्हीं क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा होता था, समझ गए ना। तो इसीलिए बार बार आपको ये सभी नाम जो है सुनने को मिल रहा है। फिर बंगाल आप जाएंगे तो चुचुड़ा का नाम सुन रहे थे, चिंसुरा जिसको बोलते हैं, फिर चंदननगर का नाम सुनेंगे, उसके बाद फिर आप हुगली का नाम सुन रहे हैं, ठीक है। ये सारी व्यापारिक कोठियाँ जो है ना, भारत में बहुत समृद्ध था, है ना। इसीलिए सभी विदेशी जो आते थे वो सभी इसी क्षेत्र में आते थे। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि फ्रेंच लोग भी काफ़ी ज़्यादा अपना व्यापार फैला रहे थे, और बहुत अच्छे से उन लोगों ने पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के तटों पे, है ना, अपना व्यापार केंद्र खोले। देखिए मछलीपट्टनम में आपको, देखिए बीजापुर के शासक से क्या हुआ कि एक आज्ञा मिल गया उसको, बीजापुर के शासक से आज्ञा ले लिया, और उन्होंने क्या किया, 1673 में, 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर में की स्थापना करता है। और उस जो आपका क्या नाम है, ये मार्टिन नाम रहता है इसका, है ना, मार्टिन, है ना, फ्रांसिस मार्टिन नहीं है। आप ये नाम थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, फ्रांसिस मार्टिन नहीं नाम है इसका फ्रैंक्विस मार्टिन नाम रहता है, ठीक है। फ्रैंक्विस, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, फ्रैंक्विस मार्टिन, ये एक फ्रांसिस अधिकारी होते हैं, फ्रैंक्विस मार्टिन। इन्होंने क्या किया था, बीजापुर के जो शासक थे, है ना उसी के अधिकार क्षेत्र में आता था पांडिचेरी, है ना। पुदुचेरी, आज का पुदुचेरी गांव उस टाइम होता था, पुदुचेरी गांव था, ठीक है, शहर नहीं था वो। तो पुदुचेरी शहर को जो है इन्होंने बसाया, ठीक है। कहीं कहीं आपको 1674 भी मिलेगा, है ना।
तो डेट से उतना आप परेशान मत होइए, कहीं कहीं जो है आपको 1674 भी मिलेगा। तो ऐसा है कि 1673 में ही उसकी स्थापना लगभग हो ही गई थी, ठीक है। और 1674 में वो पूर्णतः उस गांव की जब जागीरदारी उसको जब मिल जाती है, तो उसी को इन लोगों ने डेट लिख रखा होगा 1674, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, बंगाल में भी चंदन नगर में भी कोठी खोली गई, ठीक है। और देखिए बंगाल जाएगा, आपको मैंने बताया ना कि बंगाल तो जाएगा ही, बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है व्यापार का, है ना। फिर क्या होता है, यूरोप में जो है फ्रांस लोगों का हॉलैंड देश के साथ काफ़ी ज़्यादा युद्ध होता है, ठीक है। और उसी का प्रभाव जो है इधर भी इंडिया में भी पड़ता है। इंडिया में भी 1672 से लेके 1713 तक ये डच जो थे ना, हॉलैंड मतलब यही डच का बात कर रहा हूँ मैं, ये डच लोगों से उसका बहुत ज़्यादा व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति जो है लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। फिर अगर आपको मैं बताऊं तो आपको यहीं पर मैं बता देता हूं, क्योंकि ये मैंने डुप्ले के बारे में, देखिए फ्रांस का एक जो महत्वपूर्ण वायसराय होता है वो होता है डुप्ले के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि उनकी किन नीतियों के कारण यूरोप के जो अन्य देश थे उन लोगों को आराम से क्या करें, व्यापार के क्षेत्र में पीछे छोड़ गए और फ्रांसीस लोग आगे बढ़ गए। डुप्ले का नाम बहुत फेमस था दोस्तों, बहुत ही फेमस था ये। चलिए उसके पहले और थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। मैं बता दूं कि कर्नाटक के क्षेत्र में जो है ना, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 3 लड़ाइयाँ लड़ती है। टोटल कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट युद्ध जो होता है यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है वो कब होता है, इसका डेट भी याद रखना है आपको, ये पूछे जाते हैं। ये 1746 से लेके आपको 48 तक होता है, 2 सालों तक चलता है, 2 सालों तक चलता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 सालों तक चलता है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 सालों तक चलता है, 1746 से 48 तक, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, यूरोप में भी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इसी पीरियड में जोर शोर से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। वह किस रीजन से, तो देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस युद्ध का परिणाम था, तो वो आपको पॉइंट याद रखना है। ये पॉइंट क्या है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया का नाम आप सुनेंगे दोस्तों। ऑस्ट्रिया जो है ना अभी एक देश है, उस टाइम भी एक साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की लड़ाई थी, यानी कि उसमें अब फ्रांस राज करेगा कि आपका इंग्लैंड राज करेगा, इसके लिए लड़ाई हो रही थी। तो उसी का परिणाम यहाँ पर भारत में भी हो रहा था कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में उनकी कंपनियों के बीच में भारत में लड़ाई हो रही थी और उसका नाम दिया गया था कर्नाटक युद्ध, ठीक है। ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी युद्ध था ये, ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी में भी पूछे गए थे। और जो यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे में हम लोग चलते हैं। देखिए मैंने बताया कि फ्रांसिस गवर्नर जो थे डुप्ले, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डुप्ले के बारे में यहाँ देखिए क्या हो रहा है। देखिए जब प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था उस पीरियड में जो है फ्रांसिस डुप्ले को यहाँ पर गवर्नर बना के भेजा गया था, पहले ही भेजा गया था, 1742 में ही भेजा गया था। लेकिन कर्नाटक युद्ध के समय में इसी की फ्रांसिस लोगों का नेतृत्व डुप्ले जी ने किया था। तो देखिए क्या होता है, यूरोप में 1742 से लेके 1748 तक युद्ध जो है फ्रांसीसियों अंग्रेजों के बीच चलता है। और किसके लिए चलता है, ये मैंने अभी बताया कि ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी के लिए चलता है, ठीक है। इसी समय क्या होता है, फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा था, है ना। डुप्ले ने क्या किया था, गवर्नर जनरल बना के भारत भेजा था, ठीक है। देखिए मैंने ये आपको ये पॉइंट मैंने लिख दिया कि इसी समय जो है फ्रांस की सरकार क्या करते हैं, डुप्ले को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेज देता है। अब इनकी जो नीतियाँ होती हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इनकी नीतियाँ साफ और स्पष्ट तरीके से भारत जो शासक होते हैं उनके बीच जो लड़ाइयाँ होती है उसको उसके बीच में जाना और एक का साथ देना दूसरे का साथ नहीं देना, ये पॉलिसी रहती है। जिससे क्या होता है, इसको भारत में जागीरदारी लेने में काफ़ी और मनसबदारी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और अपना व्यापारिक क्षेत्र जो है बढ़ाने में इसको बहुत ही ज़्यादा इसको फ़ायदा होता है, ठीक है।
तो सबसे पहला नीति तो यही था इसका कि भारत के जितने भी शासक होते हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती है, छोटे छोटे साम्राज्य में बटे हुए थे हमारे देश, ठीक है। तो उनके बीच में क्या करता था, झगड़ों में हस्तक्षेप करते थे, एक का साथ दिया दूसरे का साथ नहीं दिया, या फिर ऐसा बोलिए अपने आधुनिक हथियार और आधुनिक सैनिकों का उपयोग वो भारत के शासकों के बीच में झगड़े जो होते थे, है ना, उसमें सदुपयोग करते थे, ठीक है। तो इससे इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से फायदा होता है उसको, ठीक है। मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ उसको हमेशा इसको मिलता था, पैसा मिलता था, है ना। अगर लड़ाइयाँ जीत जाते थे तो उसको क्या मिलता था, पैसा मिलता था, ठीक है, मुद्रा, है ना। फिर व्यापार क्षेत्र के लिए जगह मिलता था, ठीक है, ये सब। अब फिर क्या, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय राजाओं, नवाबों और सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था ना कि अंग्रेज लोग जो है सबसे ज़्यादा जो टक्कर देते थे, जो कंपटीशन में थे, वो कौन थे, वो थे अंग्रेज। तो इस अंग्रेजों को वो भगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उन्होंने क्या किया था, स्थानीय राजा जो थे, भारत के जो राजा थे, उन लोगों के साथ, है ना, हमेशा अच्छा संबंध बनाने की कोशिश किया, और अंग्रेजों को उन लोगों द्वारा व्यापार ना करने की फरमान जारी करवाने की कोशिश की, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि आखिर ये जो फ्रांसीस लोग थे, ये जो इंग्लैंड के थे, व्यापारिक कोठियाँ खोलने के लिए बहुत आराम से, है ना, हमारे देश के शासकों को लड़ाकर अपना ज़मीन ले लेते थे। ये सब क्यों होता था, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हमारे देश में उस टाइम जो था, इस जो आज हम लोग करते हैं कि हम भारत देश के वासी हैं, ठीक है, तो ये भावनाएं नहीं थी, यानी कि देशभक्ति की भावना उस टाइम नहीं थी, ना के बराबर थी, या फिर ऐसा बोला जाए कि हमारे देश जो है पूरा वो संगठित नहीं था, ठीक है। वो सभी छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त थे, है ना। कहीं कहीं नवाबों का सरकार था, नवाब थे, तो कहीं मुगल सम्राट थे, तो कहीं पर छोटे छोटे दक्षिण भारत में अन्य राजाएं थे, है ना, राजाओं का साम्राज्य था। तो वो अलग अलग बटे हुए थे, ठीक है। उधर राजपूतों का शासन था, इधर महाराष्ट्र में आपका पेशवा लोगों का शासन था। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, बंगाल में आपका फिर वहाँ पर भी नवाब था। तो पूरा अलग अलग साम्राज्य था, यानी कि पूरा इंडिया जो है ना, पूरा इंडिया जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं द्वारा राज किए जा रहे थे। तो इसमें कहाँ से आएगा दोस्तों वो भक्ति जो आज के समय में है, देशभक्ति, है ना, कि पूरा भारतवासी एक है ना, वो भावनाएं उस टाइम नहीं आती थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके रीजन से जो है ना, अंग्रेज और फ्रांस, ये दोनों ही देश आराम से हमारे देश में लाभ पाने के लिए, व्यापारिक कोठियाँ खोलने के लिए एक दूसरे को लड़ाते रहते थे, और उससे जो है ज़मीन अपना प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर लिखिए कि आखिर भारत में इन कंपनियों को इतना आसानी से कैसे ज़मीनें मिल गई और कैसे अपना व्यापार क्षेत्र को बढ़ा पाए। फिर क्या होता था कि देखिए, विदेशियों की सहायता से अपने शत्रुओं का विनाश करने में व्यस्त थे, ठीक है। भारत देश के राजा क्या करते थे, वो विदेशियों के पास देखिए आधुनिक हथियार था, है ना। तो आधुनिक हथियार अगर उसको मिल जाए, कोई भी राजा को आधुनिक हथियार मिल जाए, तो अपने सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है, जो दुश्मन है ना, जो राजा है, उसको आराम से हराया जा सकता था। तो भारत देश के राजा लोग ही क्या करते थे, उन लोगों से मदद मांगने के लिए चले जाते थे, जिसका फ़ायदा उसको हुआ, है ना, उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं कि डुप्ले ने और क्या क्या किया था। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है दोस्तों, है ना। ये 1748 में, यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दक्षिण भारत में दो साम्राज्य थे जो काफ़ी ज़्यादा विकास किए थे और काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रांग भी थे। वो था आपका कर्नाटक का साम्राज्य, जहाँ पर कर्नाटक में भी देखिए, वहाँ पर भी क्या होता था, नवाब होते थे, और हैदराबाद के निज़ाम आपने सुन रखा होगा, हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है। तो ये दोनों साम्राज्य जो थे दक्षिण भारत में, मुगलों का प्रभाव से प्रभावित बहुत कम थे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि वो लोग भी मुगलों को कर दिया करते थे, है ना, लेकिन ये उनके मुख्य साम्राज्य से बिल्कुल अलग थे, ठीक है। उनका प्रभाव बहुत ही कम था, क्योंकि 1707 ईस्वी में जो है आपने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटना शुरू हो जाता है। तो दक्षिण भारत में जो नवाब होते हैं या फिर निजाम होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, दो साम्राज्य आपको दिखेगा, एक कर्नाटक हो गया और दूसरा हैदराबाद हो गया। तो कर्नाटक में जो है वो अनवरुद्दीन, है ना, ये
अनवरुद्दीन जो है उस टाइम नवाब थे, अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन का वहाँ पर साम्राज्य था। फिर हैदराबाद में एक बहुत स्ट्रॉन्ग शासक थे, आपको इसका नाम आप हमेशा जानते हैं, हैदराबाद सिटी। ये जो देखते हैं कि आज के समय में इतना विकास किया हुआ है, तो उस समय जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग शासक हुआ करते थे हैदराबाद में, उनका नाम था निजामुल मुल्क आसफ जहाँ, है ना, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक थे, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है इसी समय, 1748 से पहले जो होती है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका बेटा था कौन, नासिर जंग, उसका बेटा कौन है, नासिर जंग, और उसका एक पोता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका मुजफ्फर जंग। तो हैदराबाद में क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपसी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाता है ना, मतलब घर घर में ही लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाता है कि आखिर निजाम फिर से हैदराबाद का कौन बनेगा। और फिर क्या होता है, इधर कर्नाटक में जो है अनवरुद्दीन के खिलाफ उसी का जो सेनापति होता है ना, चांदा साहब, है ना, वो इसके खिलाफ हो जाते हैं और षड्यंत्र रचने लगते हैं, ठीक है। इसी का फ़ायदा जो है ना वो कौन उठाता है, डुप्ले जी उठाते हैं। अभी मैंने बताया ना कि ये लोगों आखिर ये लोग अपना साम्राज्य को, अपना व्यापारिक केंद्रों को बढ़ाया कैसे, हमारे देश के राजाओं को आपसी लड़ाई लड़ा कर, है ना, और उनका साथ देकर और दूसरा का साथ ना देकर, ठीक है। तो आगे क्या होता है, आगे 1749 में एक अंबूर क्षेत्र है कर्नाटक में, वहाँ पर एक लड़ाई होती है, ठीक है। तो लड़ाई किसके किसके बीच होती है, लड़ाई जो होती है वो कर्नाटक का जो नवाब होता है ना, अनवरुद्दीन, उसकी लड़ाई होती है इन तीन लोगों के सैनिकों के साथ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है देखिए ये हो गया कर्नाटक का, है ना, कर्नाटक साम्राज्य का सेनापति चांदा साहब, ये हो गया आपका हैदराबाद निजाम का, है ना, पोता, ठीक। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, डुप्ले के साथ अपना एक सैनिक टुकड़ी लेकर अनावरुद्दीन को हराने चले गए। और क्या होता है इसमें, अनावरुद्दीन जो होता है पराजित हो जाता है, वो हार जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये होता है कि अनावरुद्दीन का जो बेटा होता है मोहम्मद अली, ठीक है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद अली नाम है। मोहम्मद अली जो है वो दक्षिण भारत की ओर भाग जाता है, और दक्षिण भारत की ओर भाग जाता है, तिरुचिरापल्ली चला जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसके अवज में, अब देखिए यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अवज में फ्रांसीसियों को क्या मिलता है, जो इतना मदद किया, तो इसके अवज में फ्रांसीसियों को क्या पॉइंट मिलता है, क्या फ़ायदा होता है, तो फ्रांसीसियों को 80 गांव दिए जाते हैं व्यापार करने के लिए, ठीक है। और ये क्षेत्र कहाँ पर था, यह क्षेत्र जो था पांडिचेरी के आसपास थे, है ना, उसी गाँव के आसपास सारे इलाके थे पांडिचेरी में। पांडिचेरी तो बहुत पहले बस गया था ना, आपको मैंने बताया ना अभी पिछले स्लाइड में मैंने लगभग बताया था, 1674 में ना उसको मिल जाता था, पांडिचेरी गांव बसाने का मौका मिल गया था 1674 में, 1674 में, ठीक है। तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगर दोस्तों हम लोगों का वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें ये कमियां हैं, तो उससे भी कमेंट में लिखें। अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले सूचित किया जा सके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या और हुआ है। ये तो था कर्नाटक, कि कर्नाटक में किस तरीके से डुप्ले की सहायता से, है ना, वहाँ के नवाब ने, चांद साहब ने वहाँ के नवाब को हरा दिया, ठीक है। अब हैदराबाद में क्या होता है, तो हैदराबाद में मैंने बताया ना कि 2 पर्सन है, एक तो आपका क्या है, नासिर जंग, एक का नाम है नासिर जंग, जो क्या होता है, मुल्क साहब का बेटा होता है, मुल्क साहब का बेटा होता है। फिर दूसरा कौन है, मुजफ्फर जंग, ये दोनों आपस में ही लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, हैदराबाद में भी युद्ध किया जाता है, और उसमें क्या होता है, नासिर जंग जो होता है वो मारा जाता है। तो नासिर जंग जब मर गया तो इसमें कौन बनेगा जी, इसमें राजा अब कौन बनेगा, तो मुजफ्फर जंग बनेगा। तो मुजफ्फर जंग को वहाँ का राजा, यानी वहाँ का निजाम, है ना, बना दिया जाता है, वहाँ का निजाम बना दिया जाता है। अब देखिए इससे अब क्या होता है, इससे अब जो फ्रांसिस है उसको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए उसको सबसे पहले तो मछलीपट्टनम जो है, अब जो है पूरा मछलीपट्टनम मिल जाएगा। पहले पुदुचेरी मिल गया था, मछलीपट्टनम पूरा मिल गया। फिर आगे क्या हो गया, कंपनी को जो है ना 5 लाख और सैनिकों को 5 लाख दिया गया। बताइए, कंपनी को भी 5 लाख दिया गया और सैनिकों को भी 5 लाख दिया गया, मतलब 10 लाख रुपया उसको तो यूं ही मिल गया।
फिर क्या होता है, केवल डुप्ले को 20 लाख रुपया दिया जाता है और एक जागीर मिलती है। जागीर मतलब समझ रहे हैं ना, जागीर मतलब वह एरिया जिसपे उसका पूरा पूरा आर्थिक अधिकार हो, ठीक है, वो मिल जाती है। फिर क्या होता है कि पूर्वी तट में आप कृष्णा नदी देख रहे हैं, ठीक है, कृष्णा नदी देख रहे हैं, वहाँ से लेके एकदम दक्षिण भारत के दक्षिणतम बिंदु आप कन्याकुमारी चले जाइए, वहाँ के जितने मुगल क्षेत्र थे, तो देखिए इस टाइम तक तो मुगलों का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया था दक्षिण भारत में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में। तो उसको क्या होता है, फ्रांसीसियों को वहाँ का ऑनररी गवर्नर बना दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आप जो है उस क्षेत्र में पूरा पूरा देखभाल कीजिए सभी चीज़ों का, प्रशासन का, राजनीति का, और आपका साथ में आर्थिक परिवेश, आर्थिक समीक्षा के हिसाब से भी आप उस क्षेत्र के आप पूर्ण पूर्ण प्रशासक बन गए, एक तरीके से ऑनररी गवर्नर बना दिए गए, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा फायदा फ्रांसीसी लोग उठाते हैं। तो ये पूरा पूरा था डुप्ले की नीति, जिसके वजह से क्या होता है, फ्रांसीसियों को दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखता हूँ हम लोग क्या करके रखे हैं। देखिए फिर क्या होता है कि डुप्ले जो है, अभी देखिए ये हैदराबाद वाले कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो हैदराबाद में क्या, हैदराबाद के लिए क्या करता है डुप्ले जी, अपना जो बेस्ट सेनापति होता है बूशी, है ना, उनको क्या करता है, सैनिक के साथ हैदराबाद में स्थापित कर दिया जाता है, कहता है कि आप लोग वहाँ का देखभाल कीजिए, ठीक है। और उधर क्या होता है, जब मुजफ्फर जंग जो है एक अभियान करता है ना, उस अभियान में या फिर एक उसी दौरान जो अभियान के दौरान जो है एक दुर्घटना होती है, और उसमें क्या होता है, मुजफ्फर जंग मारा जाता है। मुजफ्फर जंग जैसे ही मर जाता है तो एक उसके बाद क्या किया जाता है, एक सलाबत जंग जो है, ये कौन है सलाबत जंग जी, सलाबत जंग जो निजाम मुल्क जो थे ना, निजाम मुल्क है ना, उसका ये छोटा बेटा है, ठीक है, निजाम मुल्क का छोटा बेटा है ये, देखिए ये निजाम मुल्क असफ जहाँ का तीसरा बेटा है, ठीक है, तीसरा बेटा है सलाबत जंग, उसको बनाया, मतलब नासिर जंग जो मारा गया था उसका भाई है ये, उसको इसका गद्दी मिल जाता है, ठीक है। किसी ना किसी को तो बैठाएगा ना, तो फ्रांसीसी लोगों ने इसको बैठा दिया। फिर क्या होता है कि फ्रांसीसियों को आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र मिल जाता है। अब ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र कौन सा है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो आप भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट को आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो इलाका है, जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, गोवा वाला इलाका है, उसको कोंकण तट कहते हैं। फिर उसके नीचे क्या होता है, केरल और कर्नाटक है, उसमें कोंकण, उसको क्या बोलते हैं, ऊपर हो गया कोंकण, नीचे हो गया मालाबार तट, ठीक है। फिर अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु का क्षेत्र जो है उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा कोरोमंडल तट। फिर इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो उधर आपको क्या मिलेगा, ये सरकार जो लिखा हुआ ना, सरकार तट मिलेगी इधर ही, उत्तरी और दक्षिणी सरकार तट, ठीक है। यानी कि पुदुचेरी वाला इलाका हो गया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से मिला हुआ, ये सारे जो तट होता है उसको सरकार तट बोलते हैं, ठीक है। तो उधर भी क्या होता है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र इसको मिल जाता है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से जिले मिल जाते हैं, उस टाइम के जो सबसे विकसित क्षेत्र थे वो, उन सभी क्षेत्रों में इसको मिल जाता है ना। ये मुस्तफ़ानगर, एल्लोर, राजामुंद्री और चिकाकोल, है ना, इन सभी क्षेत्रों में इनको व्यापार करने के लिए अधिकार मिल जाता है। फिर आगे क्या है, आगे अब देखिए फ्रांसीसियों के पतन के कारण, ठीक है। तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था, ये बताने से पहले मैं और बता देना चाहता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध बताया, ठीक है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध बताया। अब उसमें देखिए और दो युद्ध होता है, दो युद्ध और होता है, जिसमें दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो होता है वो कब से कब तक होता है दोस्तों, सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो होता है वो हो गया आपका 1749 से लेके 1754 तक, 1754 तक, ठीक है। 1754 तक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना आपका जो डुप्ले ये हार जाता है, किससे हार जाता है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते हार जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसको फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेते हैं, फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार क्यों वापस बुला लिया जाता है, तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 के बीच में होता है उसमें इसकी हार हो जाती है, इसलिए इसको फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है।
अब ये युद्ध जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध है, सेकेंड कर्नाटक युद्ध एक संधि होती है पुदुचेरी में, है ना, पौंडीचेरी में एक संधि होती है, उस संधि के तहत जो है युद्ध को समाप्त किया जाता है। ठीक है, पौंडीचेरी में संधि होती है, इस संधि के तहत युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। फिर और एक जो तीसरा थर्ड कर्नाटक युद्ध जो होता है, थर्ड कर्नाटक युद्ध कहाँ होता है कब होता है दोस्तों? तो थर्ड कर्नाटक युद्ध जो है, इसमें अगर हम लिखें थर्ड कर्नाटक युद्ध, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जगह नहीं है लिखने के लिए। थर्ड कर्नाटक युद्ध ये कब होता है? ये होता है आपका 1756 से लेके 1763 तक। कब होता है? 1756 से लेके आपका 63 तक होता है। ठीक है, थर्ड कर्नाटक युद्ध। तो इस थर्ड कर्नाटक युद्ध में होता क्या है, ये एक्चुअल में क्या है ना, कितने साल तक चले देखिए, तो ये 7 सालों तक चल रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने सालों का है? 7 सालों का है। इसी को बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, इसी का नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये आपसे पूछा भी जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध जो है किनके किनके बीच में लड़ी गई थी। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध इसको बोलते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं, मतलब 7 ईयर्स तक चला था सप्तवर्षीय। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध ये कब से कब तक चला था? 1756 से 63 के बीच में। और इसमें मतलब यह युद्ध जो समाप्त होता है वो किस संधि के तहत होता है? तो पेरिस की संधि होती है। ठीक है, पेरिस मतलब यूरोप में संधि होती है, क्योंकि यूरोप में भी लड़ाई लड़ी जा रही है और भारत के क्षेत्र में भी लड़ी जा रही है। तो पेरिस की संधि होती है, उसके तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और आपको पता है और एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1760 में, यानी कि 1760 है, 1760। ये पॉइंट मैं लिखा भी हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसको। ठीक है, 1760 में वांडीवास की लड़ाई होती है ना, वांडीवास की लड़ाई होती है। वहाँ पर क्या होता है, फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिया जाता है। और ये वांडीवास की लड़ाई जो है ना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कब होता है? 1760 में होता है। वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच में होती है? तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में होती है। ये पॉइंट काफ़ी टाइम पूछा गया है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, है ना, इसको आप अपना कॉपी में नोट भी कर लीजिए। तो अब फ्रांसीसी जो है वो पतन की ओर चले गए, इसका क्या कारण था? तो देखिए, मैंने बताया था कि कंपनी का जो स्थापना है वो किसने किया था? कंपनी की स्थापना वहाँ की सरकार ने करी थी। तो यानी कि कंपनी पर पूर्ण अधिकार जो था वो किसका था? कंपनी पे पूर्ण अधिकार जो है फ्रांस के सरकार के हाथों में था, फ्रांस के सरकार के हाथों में था। तो इससे क्या होती थी, कंपनी अपना कोई भी नीति बनाना चाहता था उस क्षेत्र से संबंधित, तो वो बना नहीं पाते थे, उसके लिए उसको सरकार का इजाज़त लेना पड़ता था। तो उसको क्या होता था, नीतियां बनाने तथा उसको लागू करने में काफ़ी परेशानी होती थी। ठीक है, तो सबसे प्रमुख कारण तो यही था, वह फ्रांस का जो है जो कंपनी पतन की ओर गए, तो सबसे प्रमुख कारण यही था कि सरकार का नियंत्रण था। ठीक है, तो इससे हुआ क्या एक्चुअल में? तो देखिए, लुई 14 ने तो कंपनी बनाई थी, है ना, लुई 14 ने कंपनी बना दी आपका 1664 में। उसके बाद वो लुई 15 आए, फिर लुई 16 आए। ये लुई 16 जो थे ना, काफ़ी निरंकुश शासक थे, है ना, इसको राजपाट से उतना ज़्यादा मतलब नहीं था, अपना विलासिता जीवन जीते रहते थे। ठीक है, तो इनके रीज़न से क्या हुआ ना कि कंपनी को जो है सही तरीके से पैसों का आवंटन नहीं किया जाने लगा। ठीक है, उनके मुनाफा को, कंपनी के मुनाफा को जो है अपना मुनाफा समझ के उससे सारे पैसे ले लिए जाने लगे। ठीक है, और जो सैनिक थे उन लोगों को वेतन भी सही तरीके से नहीं दिया जाने लगा। तो कई सारे कारण थे, इस कारण से क्या हो गया कि उस कंपनी में जो है ना भ्रष्टाचार बढ़ गए। ठीक है, और सभी लोग निकम्मे हो गए। ठीक है, तो इन सब रीजन से वो जो फ्रांस का जो सरकार था उसके खिलाफ भी सारे आपको पता है कि लुईस 16 इसका साम्राज्य को समाप्त करने के लिए वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। ठीक है, तो 1766 के आसपास जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ फ्रांस में भी हुई थी। तो कंपनी के साथ भी यही चीज़ हुआ, और कंपनी क्या हुआ, धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। ठीक है, कमज़ोर होता चला गया। और यूरोप में जो है फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में ये जो 20 वर्षों की लड़ाई लड़ी गई ना, देखे ना, है ना, प्रथम कर्नाटक युद्ध से ही स्टार्ट हुआ था, है ना, और ये चल रहा है कब तक? ये आपका 1754 दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है हमने देखा 1763 में ख़त्म होता है। तो इतने सालों तक लड़ाइयाँ लड़ने के कारण जो है इनका आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो गया। ठीक है, बहुत ही कमज़ोर हो गया।
तो देखिए, एक यहाँ हमने और एक पॉइंट क्या पढ़ा था कि फ्रांस जो है हमारे देश के शासकों के बीच में लड़ाई करवाते थे, है ना, या फिर अपने क्या करता था, एक शासक का साथ देता था और दूसरे शासक का साथ नहीं देता था। तो यही नीति तो अंग्रेजों ने भी अपनाई थी। अंग्रेज भी तो यही चाहते थे कि हम भी अपना व्यापार क्षेत्र सबसे ज़्यादा बढ़ा के रखें। तो जिस जो नीति मतलब डुप्ले ने शुरू करी थी, उसी से सीखकर अंग्रेजों ने भी नीति शुरू की थी। ठीक है, तो आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये भी एक प्रमुख कारण है कि जहाँ पर फ्रांस के फ्रांस की कंपनी जो है हमारे जिन दो शासकों के बीच में लड़ाई लड़ते थे, मान लीजिए फ्रांस ने हैदराबाद को जो है साथ दिया, तो क्या करेगा ना, अंग्रेज उल्टा साथ देगा। यानी कि मान लीजिए किसी के साथ लड़ाई हो रहा है, कर्नाटक के साथ लड़ाई हो रहा है, तो कर्नाटक का साथ जो है अंग्रेज देगा। ठीक है, तो ये भी नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी, उसके रीजन से भी इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि अंग्रेज जो है ना क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव की कहानी शुरू हो जाएगी दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव जो है ना 1773 आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक जो है वाइसराय गवर्नर जनरल बने नहीं है अभी। ये रॉबर्ट क्लाइव जो है अभी एक क्लर्क होते हैं कंपनी में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, लेकिन यही जो है ना इसी का काम आएगा राजनीति। यहाँ पर जो कर्नाटक का युद्ध होता है और कर्नाटक साम्राज्य का जो नवाब होता है, उनके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी गई, और हैदराबाद निजाम का जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें इसका भी कूटनीतिक चाल था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में क्या था, जब फ्रांस के लोगों ने, डुप्ले ने डुप्ले जो है आपका मुजफ्फर जंग है ना, मुजफ्फर जंग का साथ दिया था। तो अंग्रेजों ने किसका साथ दिया था, नासिर जंग का साथ दिया था। ठीक है, और नासिर जंग का बेटा कौन था, मोहम्मद अली था ना, अनवरुद्दीन का बेटा कौन था, मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली यानी कि कर्नाटक का क्षेत्र वाला मैं बोल रहा हूँ। तो इन दोनों का साथ जो है ना अंग्रेजों ने दिया उल्टा। मैंने कहा ना कि ऐसा होता है कि फ्रांस जिसको साथ देगा, जस्ट उसका अपोजिट वाले को अंग्रेजों ने साथ दिया। तो और फिर जो है वांडीवास की लड़ाई जो है 1760 में होती है, जहाँ पर फ्रांसीसी लोगों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है जो मैंने अभी बताया है ना, इसी रीजन से क्या होता है, कर्नाटक जो होता है अंग्रेजों ने जीत लेता है। ठीक है, फ्रांस लोग हार जाते हैं, फ्रांस हार जाते हैं और अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। ठीक है, ये भी एक रीजन, वही मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया। तो क्लाइव किसका साथ देता है, क्लाइव जो है मोहम्मद अली का साथ देता है, अनवरुद्दीन के बेटा का साथ देता है। और मोहम्मद अली जो है अभी तक तिरुचिरापल्ली में क्या है, एक तरीके से सोचा जाए तो घेराबंदी किया हुआ है उसका, है ना, वो वहाँ से भाग नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, जब कर्नाटक में फ्रांस लोग हार जाते हैं तो इनको आज़ादी मिल जाती है ना, और ये आराम से अंग्रेज़ों को साथ देने लगता है। तो मोहम्मद अली क्या करता है फिर, इसको बाद में जो है ना अंग्रेज़ों को व्यापार खोलने के लिए जगह देगा, ज़मीन देगा। ठीक है, और अभी फिर ये देखिए, ये चांद साहब जो थे ना, चांद साहब कर्नाटक में थे, कर्नाटक में। तो ये मतलब फ्रांसीसी लोगों के साथ ये भी तो हार गए ना, तो इसका भी साम्राज्य चला गया। और ये आ जाएगा मोहम्मद अली। फिर 1754 में फिर क्या होता है, जैसे सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो होता है, उसमें डुप्ले को फ्रांस की सरकार ने वापस बुला लिया। इससे भी क्या होता है, डुप्ले एक बहुत ही चालाक चतुर व्यक्ति थे, इन्होंने फ्रांस की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। लेकिन इसको वापस जब बुला लिया जाएगा तो फ्रांस का जो कंपनी है उसका नेतृत्वकर्ता जो है यहाँ पर भारत में कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, फिर 1756 में क्या होता है, अंग्रेजों को बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। यहाँ देखिए 1757 की बात आने लगी है, 1756 की बात है, जिसमें अंग्रेज लोग जो है बंगाल में बहुत अच्छा व्यापार अपना फैला लेते हैं। ठीक है, और 1757 में अभी तो लड़ाई होगी, प्लासी की लड़ाई होगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो 1760 में वांडीवास में लड़ाई होती है, जिसमें अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो जनरल आयरकुट थे, और फ्रांस के लल्ली थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। और 1760 में वांडीवास में फ्रांस की मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है पूरा, है ना, वो हार जाते हैं। फिर 1763 में मैंने ये बात तो बता ही दिया कि 1763 में जो है फ्रांस में पेरिस में जो है समझौता होता है, उसके तहत जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, युद्ध समाप्त होने से होता क्या है, तो जितना यहाँ पर क्या है, एक समझौता के तहत देखो अंग्रेज लोग क्या किया, फ्रांस लोगों को हरा दिया, उसके व्यापार के क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर फ्रांस की उनको जो है फैक्ट्रियाँ वापस मिल जाती है, लेकिन किस शर्त पे, उसको आप किलाबंदी नहीं कर सकते, उसको आप घेराव नहीं कर सकते, फिर क्या है आप सैनिक नहीं रख सकते, यानी कि फ्रांस को क्या कर दिया, नपुंसक बना दिया। ठीक है, फिर क्या किया नेक्स्ट, बोला कि एक दूसरे के व्यापारिक गतिविधियों पे हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही अंग्रेज फ्रांस के
व्यापार पे हस्तक्षेप करेंगे, ना फ्रांस जो है अंग्रेजों के व्यापारिक क्षेत्रों पे हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, ये बातें जो है 1763 में पेरिस के समझौता में हुआ था, थर्ड कर्नाटक युद्ध। ठीक है, 1756 से लेके 1763 तक के बीच में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये देखिए बहुत सारा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया अभी तक। ठीक है, इतने सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे अंग्रेजों का बंगाल में प्रवेश, है ना, यानी कि 1756 की कहानी बताएंगे। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, वो सारे बताएंगे। फिर आएगा सहायक संधि, फिर आएगा मैसूर। ठीक है, तो ये जब 3 टॉपिक और बचे हैं, 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा पूरा पहला जो सिलेबस में पहला जो टॉपिक रखा गया है वो पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको वहाँ से बिल्कुल मेरे नोट से अपना आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप देखते रहिए दोस्तों, मेरा वीडियो आप देखते रहिए, है ना, क्लास ज्वाइन करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, आपको अगर खोटा पढ़ना है रंजीत सर से, तो रंजीत सर का भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको पता है कि रंजीत सर खोटा में उनको महारत हासिल है और उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन जो है जैसे सीजीएल में भी पूछे गए थे, और उसी तरीके से आशा करता हूँ कि जेपीएससी मेंस के खोटा में भी आपको उनका आंसर राइटिंग से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं जो आप हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था 7 to 10th, है ना, जेपीएससी में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो पेपर 3rd है उसका क्वेश्चन मैं यहाँ रखा हूँ। आप इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, है ना। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से पूछे जाते हैं। वो आपको मैंने बताया था कि हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिखे जाएंगे और ज्योग्राफी के भी 100 मार्क्स होंगे। उसमें भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें देखिए टोटल जो मार्क्स होगा ना, यहाँ पर देख लीजिए 20 मार्क्स होगा ना, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स होते हैं और 10 क्वेश्चन एक पेपर में है। मतलब हिस्ट्री में जैसे 10 क्वेश्चन है और ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 7 to 10th में, वो क्या क्वेश्चन था, द ब्यूटीफुल फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो वाज मेड ऑफ। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो एंशियंट हिस्ट्री से था। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आपको पता है डांसिंग गर्ल जो है, डांसिंग गर्ल वो किससे बना हुआ था। तो जी देखिए इस समय को क्या बोला जाता था, इस समय को ना ब्रॉन्ज सभ्यता बोला जाता था ना, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोला जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज। ठीक, सेकंड क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोला एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि दक्षिण भारत में चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जो थोड़ा देर पहले मैं तंजौर का बात कर रहा था ना, तो इसी की कैपिटल था ना उधर तंजौर वगैरह। तो उस ये चोला साम्राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। ठीक है, यानी कि उसका राज्य जो है निचले स्तर तक प्रशासन की व्यवस्था रखी गई थी, ग्रामीण स्तर तक। ठीक है, तो ये हो गया चोला एडमिनिस्ट्रेशन इसका आंसर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, बहुत सिंपल वे में पूछा जाता है, इसलिए मैं सिंपल तरीके से ही बताया था। फिर क्या था, मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच में बोलता हूँ उन्हीं में से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन था कि मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज, है ना, तो उसको क्या बोला जाता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट को दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए जहाँ अर्ज करते हैं उसको बोलते हैं, तो दीवाने अर्ज हो गया इसका। ठीक है, तो ये सब तो अलग था, दीवाने अमीर को ही दीवाने रिसालत, ठीक है, वो अलग था। इसका आंसर क्या है, दीवाने अर्ज। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी जो था उसका बचपन का नाम क्या था। तो बाबा फरीद थे ना, मतलब फरीद नाम था ना इनका, बचपन का नाम फरीद था, है ना। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन जो था वो दारा सिखों से रिलेटेड है, दारा सिखों से रिलेटेड है। मुगल साम्राज्य याद कीजिए, मुगल साम्राज्य अगर आप पढ़े हैं तो मुगल साम्राज्य में थे ये, है ना, दारा सिखों, वहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए एक्चुअल में क्या था कि ये क्या क्या, ये देखिए बहुत सारे बुक लिखे थे और बहुत सारे हमारे जो संस्कृत ग्रंथ थे या फिर संस्कृत में लिखे गए जितने सारे धार्मिक ग्रंथ है उन सब का क्या किया था ना, इन लोगों ने अनुवाद किया था, है ना। दारा सिखों ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया था, वो आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सा था जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब मध्यकाल भारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो इसमें देखिए ये सारी बुक जो है ना इसी ने लिख रखे हैं, है ना।
सकीनत उल औलिया है ना, सफीनत उल औलिया, माजमा उल बहरैन, ये सभी पुस्तक जो है इन्होंने लिख रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए उपरोक्त सभी है ना, डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 6 क्वेश्चन था कि भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने के लिए, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने के लिए है ना एक राजकीय आयोग का गठन किया गया था, वो कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1893। ठीक है, 1893 में नस्ली दवाइयों का उपयोग करने के लिए है ना 1893 में राजकीय आयोग का गठन किया गया था। तस्करी होती थी उसको उससे बचाव के लिए किया गया था। फिर क्या है 17, देखिए गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट जर्नी फ्रॉम डरबन टू, है ना। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे, अगर मैं गांधी जी के बारे में विस्तार रूप में नहीं पढ़ूंगा कि साउथ अफ्रीका में उनके साथ साथ क्या हुआ और उन्होंने किस तरीके से आंदोलन चलाए, तो हम लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि गांधी को उनके प्रथम श्रेणी डब्बे से बाहर फेंक दिया गया जब वह अपनी प्रथम यात्रा में डरबन से कहाँ को जा रहे थे। डरबन से कहाँ को जा रहे थे दोस्तों, तो प्रिटोरिया को जा रहे थे। लेकिन इसको आप कमेंट करके बताइए कि किस स्टेशन में, है ना, किस स्टेशन में इसको बाहर फेंक दिया गया था, गांधी जी को किस स्टेशन में उतार दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस स्टेशन में गांधी जी को बाहर ट्रेन से फेंक दिया गया था, इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु गेव द फेमस कॉल चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, चलो दिल्ली और दिल्ली चलो, ठीक है, ये सेम होना चाहिए था मेरे ख्याल में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा तो आप जानते हैं एक ही है, सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, कब दिया था, किस युद्ध के दौरान दिया था, है ना। आपको पता होगा ये सारी पूरा कहानी। सुभाष चंद्र बोस जो है हमें हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, है ना, जो सैन्य संगठन था उसका नेतृत्व किए और भारत में जो है म्यांमार के रास्ते से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इतना तो मैंने बता दिया। सिंगापुर की कहानी, है ना, जापान की कहानी आपको पूरा पता है। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि किस अभियान के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर नेक्स्ट क्या है, वाई वाज बिरसा मुंडा, ये देखिए झारखंड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। वाई वाज बिरसा मुंडा रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑन 30 नवंबर 1897। तो 1897 में जो है वो बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा कर दिया गया था, ये आपसे पूछा है। तो देखिए उस टाइम जो विक्टोरिया साम्राज्ञी विक्टोरिया थी उसका हीरक जयंती था दोस्तों। ठीक है, उसका हीरक जयंती था, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो गया में जो सेशन होता है दोस्तों वो 1922 में होता है, 1922 में होता है। ठीक है, और देखिए आगे ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें देखिए आपको क्या कहा गया है कि हिस्ट्री से आप 2 क्वेश्चन लिखिए 40x2 और 80 मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। 40 मार्क्स करके एक क्वेश्चन लिखना है। टोटल क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। इसमें 40 मार्क्स हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। ठीक है, फिर क्या है, सेकंड क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो उपलब्धि था उसको लिखना है ना, किस तरीके से मुगलों को हराया, किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया और झारखंड के क्षेत्रों तक भी आ गया, ये सारी चीज़ें आपको लिखने हैं। ठीक है, और फिर उसने क्या क्या योगदान दिया आपको पता है, रोड वगैरह उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें लिखने के बाद फिर आपको उसका आलोचनात्मक वे में लिखना है, ये अपना आलोचना भी करना है कि किस तरीके से उनकी नीतियाँ भी जो है वो गलत थी, कुछ नीतियाँ जो थी वो गलत थी और उसको विशेष तौर पे लिखना है आपको। ठीक है, फिर क्या है, महात्मा गांधी, देखिए ये क्वेश्चन तो आप सभी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखा है, कितना लिखिएगा, 40 मार्क्स का है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है कि पूरा गांधी जी का कहानी ही लिखना था आपको, शुरू से लेके लास्ट तक, हमारा आज़ादी तक लिखना था इनको, किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका योगदान रहा। तो ये देखिए लिखा था ना, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन देखिए आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि हमें क्या है ना कि 40 मार्क्स के लिखने होते हैं, तो आपको सारे चीज़ों को लिखना है, ध्यान से लिखना है, शुरू कैसे करेंगे, मिडिल में क्या डालेंगे, अंत में क्या लिखेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, क्या है, आफ्टर बिरसा मुंडा के पश्चात, है ना, बिरसा मुंडा के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संविधानिक शांति रूप स्वरूप अपना लिया। यह कथन कहाँ तक सहमत, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री
में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और ना ही इसका किसी प्रकार से क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है। तो यही क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको, यानी कि हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन लिखने होंगे। या फिर देखिए, अगर 20 मार्क्स का देंगे तो हो सकता है क्वेश्चन बढ़ा दे, 4 क्वेश्चन बढ़ा दे, और मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 40 क्वेश्चन का लिखने से अच्छा है कि 20-20 मार्क्स का आप लिखो। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं मैं समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद लग रहा है और आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स के अन्य टीचरों से पढ़ना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले में जाएंगे और स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ आपको बहुत सारे छूट भी मिलेंगे। फिर क्या है, अगर आप झारखंड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 2 से रिलेटेड जो है यहाँ पर देखिए 25+ फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, इसको आप परचेज़ कीजिए, है ना, और अपना तैयारी को और बेहतरीन कीजिए। पेपर 2 जो जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं उसके 25 फुल लेंथ टेस्ट है, वो भी क्या बाइलिंगुअल है, वो भी बाइलिंगुअल है। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, हिंदी से 50 क्वेश्चन है, गणित से 25 क्वेश्चन है और सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन है दोस्तों। और इसको मात्र कितना प्राइस रखा गया है, इसका मात्र प्राइस है 199। ठीक है, 199 में आपको पूरा पेपर 2 मिल जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अपना तैयारी को और मजबूत करने के लिए स्टडी फॉर गोल्स चैनल के साथ जुड़िए। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।